हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग रोज क्विज का आयोजन करते हैं, आज भी उसी तरह से क्विज का आयोजन हो रहा है। ठीक है दोस्त, आइए, जैसा कि आज मेरे हाथ में घटना चक्र का बुक, हम लोग घटना चक्र को चलाते हैं। ठीक है दोस्त, आइए, जबरदस्त जिंदाबाद। आज घटना चक्र में रहेगा सेशन किसका, तो किसका रहेगा, तो अर्थशास्त्र का। किसका, अर्थशास्त्र का। आइए देखिए, कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना में केंद्र और राज्यों का योगदान कितना है, जरा पिन दो। आयुष्मान भारत योजना में केंद्र और राज्यों का योगदान कितना है, तो 60:40। हमेशा पेपर में पूछता है, पूछ चुका है दोस्त। कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना में केंद्र एवं राज्यों का योगदान कितना रहता है, 60:40। यानी 60 हिस्सा केंद्र का रहेगा तो 40 हिस्सा राज्य का रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, 60 हिस्सा केंद्र का तो 40 हिस्सा राज्य का रहेगा। अब कह रहा है कि पूर्वोत्तर और हिमालयी जो राज्य है ना, जैसे पूर्वोत्तर का एक मतलब कि जो 7 सिस्टर है, और जो हिमालयी राज्य है उस सब के लिए 90:10, यानी कहने का मतलब है कि 90:10, यानी 90 भाग सरकार देगी, केंद्र सरकार, और 10 भाग उसमें खर्च करना है राज्य सरकार को। कोई दिक्कत है तो पूछ देगा कि आयुष्मान भारत योजना में केंद्र एवं राज्यों का योगदान कितना है, तो 60:40। ठीक। अब कह रहा है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नया नाम संयुक्त योजना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा भामा स्वास्थ्य बीमा योजना 2019 में संचालित हुआ। कब संचालित हुआ, 2019 में। ठीक है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी हेतु प्रति वर्ष प्रति परिवार को 3 लाख रुपए दिया जाता है। कितना, 3 लाख रुपए दिया जाता है। अब देखिए, महिला समृद्धि योजना अगर कह देगा कि कब शुरू हुआ था, तो 1993 में। महिला समृद्धि योजना 1993 में। महिला स्वशक्ति योजना 1998 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2003 में। और महिला समाख्या कार्यक्रम वर्ष 1988 में। वर्ष 1988 में। ठीक है दोस्त, कह रहे कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम स्थापित हुआ कब, 1975 में। पूछ देगा कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब स्थापित किया गया, 1975 में। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था वर्ष 1976 ईस्वी में। वर्ष 1976 ईस्वी में। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है संरचनात्मक। भारत में अधिकांश बेरोजगारी कैसी है, तो संरचनात्मक। कोई दिक्कत है। छिपी हुई बेरोजगारी से तात्पर्य है ऐसा कार्य जिसको कम व्यक्ति भी कर सकते हैं में अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, यही छिपी हुई बेरोजगारी रहता है। यानी छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ होता है कि ऐसा कार्य जिसमें कम व्यक्ति भी कर सकते हैं में अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। जैसे मान लो एगो काम है, उसमें एक ही आदमी कर सकते हैं, लेकिन 2-4 आदमी वहां पर है, काम उस काम में लगे हैं 2-4 व्यक्ति, तो वहां पर छिपी हुई बेरोजगारी कहेगा। क्या कहेगा, छिपी हुई बेरोजगारी। समझ में आ गया ना। कहने का मतलब है कि अगर कोई काम 2 आदमी 3 आदमी कर सकते हैं, उसमें 10 आदमी वहां पर लगे हैं उसी काम में, तो ये है छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है, तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। छिपी हुई इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ अगर पूछ देगा ना कि क्या होता है। ठीक। हाँ, आइए, कह रहा है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का लक्षण क्या है, तो मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र का। अगर पूछेगा कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में है, तो प्राथमिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, तो कृषि, पशुपालन, खनन, खुदीकत, मत्स्य पालन, ये सब क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। अब प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न व्यक्ति को रेड कलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। किस में, रेड कलर जॉब में। कोई दिक्कत है। कह रहा है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। भारत में बेरोजगारी मापन की विधियों में से NNSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं।
चालू मासिक स्तर विधि में। कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी मापन की विधियों में से NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है तो चालू मासिक स्तर विधि, चालू मासिक स्तर विधि इसमें काउंट नहीं किया जाता है। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ कब से? तो 2007 से। कब से? 2007। अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी 1991 में, 1 जनवरी 1991 को। ठीक है, कौन सा? तो अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य था गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न करना, कर गरीबी को दूर करना। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है ना, उसके संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। ध्यान से सुनिएगा, ये सारा जो बता रहा हूं ना, इसमें जो मैं पढ़ूंगा वो सब सही कथन मैं पढ़ूंगा। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में सही कथन सुनिएगा। योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी BPL परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन प्रदान करती है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध BPL से है। आप BPL कौन सा? तो सर जो गैस नहीं उपलब्ध कराता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना जो चल बना, तो इसके तहत क्या होगा कि BPL परिवारों को महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है सर, और कौन सा होगा? तो योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपया का प्रावधान रखा गया था, यानी फ्री में LPG कनेक्शन के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, अब कह रहे हैं कि डी योजना देश भर में 8 करोड़ BPL परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। जो यह योजना है ना, कौन सा योजना था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, यह योजना देश भर में 8 करोड़ BPL परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। कितना? 8 करोड़ BPL परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। कोई दिक्कत है? ध्यान से सुनो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया था। कब? जनवरी 2015 ईस्वी में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया था जनवरी 2015 में। कोई दिक्कत है? 1 जून 2015 से लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कथन सही है। तो यह एक निजी दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना है जो 18 से 70 वर्ष के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तथा इसकी वार्षिक बीमा किस्त की देय राशि 12 रुपया है। कितना है? 12 रुपया है। अगर कोई पूछेगा ना कि प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की गई थी, तो देश में वित्तीय समावेशन यानी वित्तीय स्थिति को समावेशन को फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। कब? 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, यहाँ पर था ना, आइए कह रहा है कि ई राशन कार्ड योजना, ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था दिल्ली में। कहां पर? ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कहां पर? दिल्ली में। ब्लैक पॉटरी के लिए GI टैग से उत्तर प्रदेश का यह स्थान संबंधित है। कहां से? तो निजामाबाद से। कहां से? निजामाबाद से। ठीक, फिक्की की स्थापना कब हुआ था? 1927 में। फिक्की की स्थापना 1927 में। अगर पूछ देगा कि MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति से। MS स्वामीनाथन का संबंध भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन का। अगर बीच में पूछ देगा कि हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को। कोई दिक्कत है? LK झा समिति किससे था? कराधान से। कराधान से। कराधान मतलब कराधान माने कर से, करारोपण करना यानी कर से संबंधित था। कौन सा? LK झा समिति। अगर पूछ देगा ना कि सिटी कुरियन समिति का संबंध था दुग्ध उत्पादन से। किससे? सिटी कुरियन समिति का संबंध किससे था? दुग्ध उत्पादन से। अच्छा जी, मोरारजी देसाई जो समिति था इसका संबंध किससे था? मोरारजी देसाई जो व्यक्ति थे इनका संबंध किससे था? तो बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से इनका संबंध था मोरारजी देसाई का। गोईपुरिया समिति, जो गोईपुरिया समिति था ना, उसका संबंध किससे था? बैंकिंग सेवा सुधार से। किससे? बैंकिंग सेवा सुधार से। नान जुनदप्पा समिति किससे है संबंध? तो रेलवे किराया से। नान
जूनदप्पा समिति का संबंध पूछेगा ना तो किससे है, तो रेलवे किराया से। किससे, रेलवे किराया से। रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो भुगतान संतुलन से, भुगतान संतुलन से, कर भुगतान से ही रंगराजन समिति का। अच्छा जी, रेखी समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। अगर पूछेगा कि रेखी समिति का संबंध किससे है, तो अप्रत्यक्ष कर से। कभी कभी समाचार पत्रों में आने वाला गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है किससे, तो पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। और एगो माधव गाडगिल, वही गाडगिल समिति कर रहा है। माधव गाडगिल समिति रिपोर्ट या कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट जो है ना, यह पश्चिमी घाटों के संरक्षण से इनका संबंध है। ठीक, कस्तूरी रंगन तो अभी तो जो शिक्षा, नई शिक्षा नीति बना तो ये तो इसमें इनका सहयोग है, लेकिन इनका सहयोग पश्चिमी घाट के संरक्षण में भी है। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन अरविंद पनगढ़िया से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन किससे संबंधित है, अरविंद पनगढ़िया से। ठीक है, आइए, इरडा का स्थापना कब हुआ था, 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में। इरडा का स्थापना 1999 में। यही इरडाई कब हुआ, तो 26 दिसंबर 2014 के 26 दिसंबर 2014 को इसका नाम बदल के क्या हो गया, इरडाई। कोई दिक्कत है, चलिए आइए देखिए, बेनीलक्स देश कहा जाता है किसको, बेनीलक्स देश अगर पूछेगा कि बेनीलक्स देश किसको कहा जाता है, तो बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग को क्या कहा जाता है, बेनीलक्स देश। कौन सा, बेनीलक्स देश। भारतीय पेटेंट जो है कानून कब लागू हुआ था, 1972 में। अगर पूछेगा कि भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था कब, तो 1972 ईस्वी में। ठीक है, भारत में 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी कब, जनवरी 2016 में। यानी 7वां जो वेतन था ना भारत में, यह लागू हुआ था 2016 में। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को माना जाता है। अशोक न्यायमूर्ति जो थे अशोक कुमार माथुर, उन्हीं ने 7वां वेतन लागू किए थे। तो देख, 7वां वेतन पूछेगा कि कब गठित हुआ था इसके लिए कमिटी, तो 2014 में। कब 7वां वेतन कब से लागू हुआ, तो 2016 से। कब से, 7वां वेतन जो कि वेतन भत्ता बढ़ला, समझ में आ गया। 7वां वेतन कहने का मेरा दोस्त, अब आगे हर 10 साल पर वृद्धि होता है, हर 10 साल पर वेतनमान में वृद्धि होता है, जिससे आपका वेतन में बहुत सारा वृद्धि होता है। ठीक है, 10-20 हजार का वृद्धि हो जाएगा आपका वेतन में, 20,000-25 हजार तक की वृद्धि होता है, जैसा वेतन भत्ता पर आप रहिएगा उसके अनुसार। ठीक है, तो अभी जो वेतन भत्ता दिलाया जा रहा है ना, तो ये सब 7वां वेतन पर। कोई दिक्कत, 2016 में, अब 2026 में 10 साल पर ये लगभग पारित होता है वेतन। इससे पहले 6वां वेतन था, उसके बाद 7वां वेतन हुआ, उसके बाद 8वां वेतन होगा। क्या कि महंगाई भत्ता जो होता है ना, ये सब सेंट्रल स्टेट सबके लिए हो जाता है 7वां वेतन। तो दिक्कत है, देखिए, प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है, डाकघर से। प्रोजेक्ट अगर एरो का संबंध पूछ ले कि किससे है, तो डाकघर से। किससे, डाकघर से। आइए देखिए, एनजीओ का स्थापना कब हुआ था, 1945 में। सॉरी, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा, मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। डब्ल्यूटीओ के 1995 में, जिनेवा में। आईएलओ का स्थापना कब हुआ था, 1919 में, जिनेवा में ही। आईएलओ के जिनेवा में। एफएओ की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, तो रोम में। कहाँ पर, रोम में। ठीक है, अब देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन थे, तो एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ। पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक कौन है, श्रीमती जॉन रॉबिन्स। कौन है, श्रीमती जॉन रॉबिन्स। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन। प्रथम कौन है, अमर्त्य सेन, जिसको 1998 में एवं अभिजीत बनर्जी को 2019 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगर पूछेगा कि भारत में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल विजेता, तो अमर्त्य सेन थे, 1998 में इनको मिला था। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था 2003 में। कब, 2003 ईस्वी में। कहता कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था 1956 में। कब, 1956 में। ठीक है,
अब बताइए, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया नियामक संस्था है, किससे संबंधित है? तो दूरसंचार से। किससे संबंधित है? अब ट्राई का स्थापना कब हुआ था? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। हाँ, ट्राई का बताइए। यमुना एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। भाई साहब कमेंट में जरूर अप्लाई कीजिए कि ट्राई का स्थापना कब हुआ था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। ठीक है। आइए हम लोग अब हिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं? हिस्ट्री की ओर। मिला था ना? आइए तो कभी हमारा बिहार में। ठीक है। देखिए अक्टूबर 1943 वाला ना मिला था। सुभाष चंद्र बोस जो थे, अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कौन से चीज का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया था? किस संस्था का? आजाद हिंद फौज का। यानी अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का क्या किया गया था? सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडरों के नाम कौन कौन था? तो सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। एवं महिलाओं के लिए ब्रिगेड का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। शादी कहाँ हुआ था? झांसी में। हाँ। अरे भाई साहब ये तो उल्टा हो गया। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में, जबकि इनका ससुराल था यानी शादी हुआ था कहाँ पर? झांसी में। कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा, इनका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। रानी झांसी का वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका। कोई दिक्कत है? आइए, कह रहा है ना कि आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। अगर पूछ देगा कि आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे के झंडे की भांति ही था, लेकिन इनके झंडे पर एक चीज था, किस चीज का? तो शेर का चिन्ह था। किसका? शेर का चिन्ह था। कोई दिक्कत है? शेर का चिन्ह था। कह कि 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्या क्या रखा? तो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। कोई दिक्कत है? यानी 1943 में जापान ने क्या किया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दे दिया कि अब इसका कमान आप संभालो। तब उसका सुभाष चंद्र बोस ने, यानी इसी को नेताजी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं? नेताजी। इन्हीं ने क्या किया? नेताजी ने क्या किया कि इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम रखा। कोई दिक्कत है? तो टोक्यो जाते हुए फार्मूला द्वीप के बाद अचानक टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए। परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है कि सुभाष चंद्र बोस के मारे गए। ठीक है। वो तो शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का है, उनका भी आज तक नहीं पता चला। ठीक है। तो ये मामला क्या हुआ था ना कि टोक्यो जाते समय, जापान के राजधानी टोक्यो जा रहे थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो क्या हुआ कि अचानक हवाई जहाज में भाई साहब आग लग गई, जिससे हवाई जहाज में आग लगने से इन सबका मृत्यु हो गया था। 18 अगस्त 1945 को मारे गए। परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। नहीं, आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढीलन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी थी। कोई दिक्कत है? आइए, आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर अस्परू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की। ठीक कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को
कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई में आईएनएस तलवार नामक जहाज के सैनिकों के द्वारा किया गया था नौसेना विद्रोह। किसके द्वारा? तो आईएनएस तलवार नामक जहाज के सैनिकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें 5000 सैनिकों ने आजाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। चलिए, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि नौसेना विद्रोह कब हुआ था बाबू? 1946 ईस्वी में। कहां पर? मुंबई में। ये तो हो गया। अच्छा सर, कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था वह कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन का संबंध किस क्षेत्र से था, यानी किस लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था? तो संविधान लागू करने के लिए। संविधान लागू करने के लिए भारत में संविधान है, हाँ, कोई दिक्कत? संविधान स्थापित करने के बनाने के लिए करे कि देखो, कैबिनेट मिशन 1946 में प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। कोई दिक्कत है? यानी भारत में उस समय संविधान सभा की स्थापना करना और तत्कालीन ज्वलंत मुद्दा जो था ना, उसी को सोल्व करने के लिए, समाधान करने के लिए कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली, जो कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था, क्लीमेंट एटली, ठीक है, वो भारत भेजा कैबिनेट मिशन। एगो कमिटी रहे कैबिनेट मिशन, ठीक है, ठीक। अच्छा, आइए, इसमें शिष्टमंडल के सदस्य कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। अगर पूछ दी स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे, तो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, ठीक है। अच्छा, पैथिक लॉरेंस पूछ देगा तो भारत के सचिव थे, एवं एबी अलेक्जेंडर पूछ देगा तो नौसेना मंत्री थे। यानी कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। अगर पूछ देगा कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वह किसके नेतृत्व में आया था, तो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। किसके नेतृत्व में? पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था, ठीक है। अच्छा, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को, कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को स्वीकार किया था, जबकि कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव, यानी चुनाव कब हुआ? 1946 ईस्वी में, जब कैबिनेट मिशन भारत में आकर सुझाव दे दिया कि नहीं, यहाँ पर संविधान सभा स्थापित होना चाहिए, तब क्या किया गया कि कैबिनेट मिशन जो था ना, योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा निर्माण के लिए चुनाव हुआ, ठीक है। कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा जी, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। ये कई बार पूछता है कि सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, तो 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया गया था, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। शहीद सुहरावर्दी थे। कब? 1946 में, जब 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो पूछता है कि मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था। ये भी पूछता है, डेट याद रखना, इसका पूछ चुका है पेपर में डेट कि 1947 में तो हर कोई जानता है कि माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत को विभाजित किया गया था, लेकिन डेट कब? तो 3 जून 1947। यानी 3 जून 1947 को बाबू क्या हुआ था कि भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना ने प्रकाशित किया था। यानी माउंटबेटन योजना ने ही भारत का विभाजन किया था। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने 3 जून 1947 के बैठक में स्वीकार कर लिया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बलवंत पंत ने देश के विभाजन के माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। ठीक है। अच्छा जी, करे कि प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया था, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। इस प्रस्ताव को अबुल कलाम आजाद ने भी स्वीकार कर लिया, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। खुद ही कहते हैं। अब इसने क्या कर लिया कि इन्होंने स्वीकार कर लिया माउंटबेटन योजना को। आजाद ने
आजाद ने कहा कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। अब कांग्रेस के सामने रास्ता बचा ही क्या था? कह रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बनबो। तो कोई अगर एके बनबो तबे तो मामला गड़बड़ा जेतो कि ना। इसे कहने का मेरा मतलब है भाई साहब कि मामला क्या हुआ था 1947 में, देश विभाजन से बढ़ जाता अगर मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता। नहीं बढ़ता, यानी बटने से बच जाता। अगर जिन्ना जी प्रधानमंत्री होते तब इधर नेहरू जी रुस जाते फिर। तो मामला बड़ी पेचीदा था दोस्त, इसलिए हुआ कि कांग्रेस का विभाजन ही, देश का विभाजन ही सही, मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र दो राष्ट्रों में विभक्त हो गया। आइए, बहुत दुखद घटना थी उस समय। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई थी। यानी मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई थी। मुस्लिम लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। किसको? माउंटबेटन योजना को। कोई दिक्कत? 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई थी। उस जो बुलाई गई बैठक योजना को भारी मात्रा में मुस्लिम लीग ने बहुमत से उसको क्या किया? स्वीकार किया। मुस्लिम लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। भारतीय स्वाधीनता विधेयक कई बार पेपर में पूछा है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पास किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया और 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश में 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान बंट गया। भारत और पाकिस्तान बंट गया। कोई दिक्कत है? भारत और पाकिस्तान बंट गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। यानी पूछ देगा कि कब पाकिस्तान में स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी स्वतंत्रता दिवस, तो 14 अगस्त के, हम लोग के यहाँ 15 अगस्त को मनाया जाता है। कोई दिक्कत है? वो 14 अगस्त 1947 के ही दिन अपना झंडा फहरा दिया था। हम लोग का किए फिर 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराए। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि भारत के, ये तो हो गया। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज सस्टम था। इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज सस्टम था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। कोई दिक्कत है? यानी भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सस्टम था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। कौन? तो जॉर्ज सस्टम। कोई दिक्कत है? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। पूछ देता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। क्या कनिया कि 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। कहिया? 27 मार्च 1947 को। याद रखना कि पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनाया गया था? तो 27 मार्च 1947 को। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। कहानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के थे, इन्होंने थे। ठीक है, यानी ये थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। पूछ देगा तो जेबी कृपलानी, हमेशा पेपर में पूछता है। एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। कौन थे? बहुत जबरदस्त जिंदाबाद सेशन है। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण किसको हत्या
हाँ, यानी देखो, भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। बैकुंठ शुक्ल ने, किसको? तब फणींद्र घोष की हत्या किसने किया था? बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। अगर पूछेगा ना कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक के अध्यक्ष, अगर संस्थापक पूछेगा तो महात्मा गांधी, यानी हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कहेगा तो महात्मा गांधी, लेकिन पूछ देगा कि संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला खुद ही कहते हैं। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्याग पत्र दिया, 1925 में, 1930 में। इहो कम ना रुसत रहन, कम ना रहन। कहने का मतलब है कि गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता 2 बार त्याग दिया। कब? 1925 में और 1930 ईस्वी में। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1946 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया था। अगर पूछ जाएगा कि बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कब दिया था, तो दिसंबर 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन में दिया था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। पूछी कि कांग्रेस का ब्रिटिश अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज, यूरोपीय पूछेगा तो कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पूछेगा तो कौन है? तो ब्रिटेन है यूरोपीय, बात एक ही है। ब्रिटेन भी कहाँ है? यूरोप में ही है ना। अब ब्रिटेन का है, यूरोपीय क्या है, तो समझ आना कि जॉर्ज यूल। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। महात्मा गांधी। कम ना रहनी हो, अपना पावर रहे महात्मा गांधी में। अब सोचिए कि कांग्रेस के जब बगावत हुआ था 2 बार इनसे कांग्रेस से अध्यक्ष दिए थे। कब कब? तो 1925 में, 1925 में, 1900 ना, ठीक है, 1925 और 1930 में 2 बार कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे। कौन? महात्मा गांधी। तब कहलन कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन छेड़ सकता। अरे क्या बात है, टाइगर अभी जिंदा है, वो थे महात्मा गांधी हमारे। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमन दीव ने किया था। अगर पूछ देगा कि डंडा फौज का गठन किसने किया था, तो पंजाब में चमन दीव ने किया था। कौन? पंजाब में चमन दीव ने किया था। ठीक है। दीन बंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर होने वाले अत्याचारों का जिक्र किया गया। पूछ देगा कि नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीन बंधु। ठीक है, दीन बंधु है। उन्होंने उसमें क्या जिक्र किया है, यानी जो नील दर्पण पुस्तक है उसमें किस चीज का जिक्र किया गया है, तो नील की खेती करने वाले पर अत्याचार के बारे में बताया गया है। कोई दिक्कत है? अब कह रहा है कि राष्ट्रवादी अरहार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। मजहर उल हक ने निरंकारी। तो ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के पूछ देगा कि संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा की स्थापना किसने किया था? तो कलकत्ता में किया गया था। कहां पर? कलकत्ता में। आइए अब एसआई यूनिट पर बढ़ते हैं दोस्त। फिजिक्स में एसआई यूनिट मिला था, यानी एसआई यूनिट याद करने के लिए दिया गया था। ठीक है, आइए फिजिक्स में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कहाँ जीरा जी? फिजिक्स में। लंबाई के मात्रक मीटर। लंबाई के मीटर। खुद ही कहते हैं द्रव्यमान के केजी। कहने का मतलब है भाई साहब की सीरियस भी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। तो अनिशा तो रंगमंच चलबे करता है, चलने दो। ठीक है, लंबाई के मात्रक मीटर। घर में जलला हीटर, यानी लंबाई का मात्रक मीटर होता है। याद करने का ट्रिक है। हीटर का जो तार होता है ना भाई साहब, कमेंट बॉक्स में डालिए जल्दी। क्या का बना हुआ रहता है? नाइक्रोम का, टंगस्टन के बल्ब वाला। खुद ही कहते डूबा देबू। द्रव्यमान के केजी, द्रव्यमान के केजी। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग लंबाई के मात्रक मीटर, तो बताइए द्रव्यमान के किलोग्राम, द्रव्यमान के समय के एसआई मात्रक, समय के सेकंड, कार्य तथा ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल, विद्युत धारा के एसआई मात्रक, विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर, उष्मागतिक ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता के कैंडेला, ज्योति तीव्रता के कैंडेला। अच्छा जी,
कोण के, कोण के रेडियन, बहुत सुंदर। घन कोण के, ठोस कोण के अस्टेरेडियन। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। ठीक, क्षेत्रफल के ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक, वही बात हुआ, वर्ग मीटर स्क्वायर बोलो या मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर बोलो। आयतन का घन मीटर या मीटर क्यूब। चाल का मीटर प्रति, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड। आवृत्ति के हर्ट्ज। अच्छा जी, जड़त्व या घूर्णन का देखो, अगर पूछेगा ना कि जड़त्व या घूर्णन के तो केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। संवेग का केजी मीटर प्रति सेकेंड, यानी संवेग का केजी मीटर प्रति सेकेंड। और आवेग का न्यूटन सेकेंड। आवेग किसे कहते हैं, कौन बताएगा इसमें? आवेग किसे कहते हैं? इम्पल्स, इम्पल्स इंग्लिश मीडियम, यू आर इंग्लिश मीडियम। इम्पल्स बताइए, इम्पल्स यानी जब कोई बल किसी वस्तु पर थोड़े से समय के लिए, तब क्षणिक के लिए, उसे क्या कहते हैं? आवेग। यानी जब कोई बल किसी भी वस्तु पर थोड़े से समय के लिए लगती है, उसी को क्या कहते हैं? तावा पर हाथ रखनी, जब हटाई नहीं, क्या बोली? आवेग। थोड़े से समय के लिए जब कोई बल किसी वस्तु पर रहता है तो उसी को क्या कहते हैं? आवेग। खिलाड़ी अपना हाथ में पकड़ता है बॉल, आप पीछे की ओर धकेलता है उसको संवेग कम करने के लिए। क्या क्या कम करने के लिए ना, जिससे उसको चोट ना लग सके, चोट ना, कोई दिक्कत है जी। आइए, आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। न्यूटन, बॉल अप्लाइड हुआ तत्क्षणिक समय के लिए, यानी थोड़े समय के लिए, तो समय आ गया सेकेंड, अब बॉल का न्यूटन, तो न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। आवेग का कोणीय समय का सर केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड कोणीय संवेग। कोई दिक्कत है? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। दाब के पास्कल तो शक्ति के वाट। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल तो शक्ति का वाट। और जब शक्ति का वाट तो पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक मीटर। बहुत सुंदर, न्यूटन प्रति मीटर। लड़की मेहनत कर रही है ना, लड़की मेहनत कर रही है। प्रोग्रेस इज द रूल ऑफ लाइफ, रूल ऑफ वर्ल्ड। प्रगति ही संसार का नियम है, प्रगति ही संसार का। यूनिट क्या होता है? तो श्यानता के ऐसा यूनिट न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। उष्मा चालकता के अगर ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। खुद ही कहते हैं। अब विशिष्ट उष्मा के ऐसा ही मात्रक पूछ देगा ना, तो उसका क्या होता है? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। देखो, उष्मा चालकता, उष्मा के ऐसा ही मात्रक जूल होता है ना, तो जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। ठीक है। अगर चालकता के बात करेगा ना, उष्मा चालकता, तो समझ जाना कि वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक विभवांतर के वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध के ऐसा ही मात्रक विद्युत धारिता का फैराड। प्रेरकत्व के हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स के वेबर। ज्योति फ्लक्स के ल्यूमेन। ठीक। प्रदीप्ति घनत्व के लक्स। साबुन से नहीं ना जाना, लक्स से। कौन से? लक्स। तो प्रदीप्ति घनत्व के लक्स। तरंगदैर्घ्य के एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य के आवृत्ति के हर्ट्ज। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल दोस्त होमवर्क में मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जो भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज है ना, 23 यानी लूसेंट के पेज नंबर 223 का याद करके आप लोग भी आइएगा। कौन सा? तो 223 पेज में जो भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज है ना, वही याद करके आना है। ठीक है। और लूसेंट में बता दे रहा हूं, और हिस्ट्री में होमवर्क दे रहा हूं दोस्त। हिस्ट्री में है, गौर फरमाइएगा, हिस्ट्री में जो मेरा
पेज नंबर 51 है ना, जिसमें भारत भारतीयों के लिए नारा आज समाज ने दिया था, अपना लूसेंट में अपने आप से मिला लीजिएगा कि मेरे में कहाँ है, वहीं आज दिया जा रहा है पूरा याद करने के लिए। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए। अब पेज अगर पूछेगा ना तो पेज नंबर 51 है, अपना में डिसाइड कर लीजिएगा, जिसमें दिया है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये सब भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन है। आइए अब हम लोग घटना चक्र के सवाल लाजवाब बहुत जबरदस्त तरीका से चलाते हैं। ठीक है, आइए देखिए, आइए मिलाते हैं। ठीक है, आइए देखिए, आइए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। प्रथम अधिवेशन मुंबई में कहाँ हुआ था? अध्यक्ष के था बेमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एओ का पूरा नाम एलेन ऑक्टेन ह्यूम, 28 दिसंबर 1885 को। कोई दिक्कत है? 28 दिसंबर 1885 को। उस समय भारत में के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर या वायसराय कहो कौन थे? लॉर्ड डफरिन था गवर्नर जनरल। कोई दिक्कत है? लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, असैनिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? उनकी संख्या पूछा है पेपर में, 72। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? याद रखना, आज क्वेश्चन सीखने को मिला भाई साहब, गजब के क्वेश्चन, गजब के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था बाबू? मुंबई में। कहाँ पर? जबरदस्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम सदस्य पूछेगा तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? एलेन ऑक्टेन ह्यूम। यानी जब स्थापना हुआ था तो ये बता दिए कि ये ह्यूम, जिसको कि एलेन ऑक्टेन ह्यूम कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, ये भी बता चुके। अब देखिए दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यन अय्यर, जस्टिन रनाडे तथा सत्येंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब स्थापना हुआ था ना, उसमें ये भाग नहीं लिए थे, यानी ये उपस्थित नहीं थे। कौन? सुरेंद्र नाथ। इन्हीं को बिना ताज का बादशाह कर देता है। भारत का दूसरा अगर ICS परीक्षा पास करने वाले कौन थे? पहला कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, और दूसरा पूछेगा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कोई दिक्कत? सुरेंद्र नाथ। इन्हीं को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। बहुत सुंदर। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, 1886 में। 1886 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन 1886 में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 33। सोचिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन हुआ था ना भाई साहब, तो उसमें पूछा है कि मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। कितना थी? अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब स्थापना हुआ था उसमें भाग लेने वाले कुल प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 72। बहुत सुंदर क्वेश्चन के आंसर, बहुत गजब। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम, द्वितीय सम्मेलन में अब सुन ले, मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या अगर पूछेगा ना 33 थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति कौन थे? तो विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी। यानी कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति कौन थे? विलियम डिग्बी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा बाबू हमार, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। लेकिन हमार सोना
पूछ देगा कि दूसरा द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, रहमतुल्लाह मोहम्मद। बहुत कौन क्वेश्चन देख रहे हो ना मुकेश, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है विनोद, कैमरा मास्टर ध्यान दो, क्वेश्चन बड़ी सटा के पूछ रहा है, बड़ी आपके सिलेबस से बाहर नहीं है। 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे, क्या उद्देश्य थे बाबू, तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करना, यही इसका उद्देश्य था। जय हिंद जय भारत। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कहेगा तो जॉर्ज यूले थे। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफार खान तथा सर सैयद अहमद खान में से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे वो सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान देखकर क्या ख्याल आया, अली मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में स्थापना, याद आ रहे हैं, यानी मुस्लिम लीग ओरिएंटल कॉलेज जिसको कि आज अलीपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है दोस्त, इसका स्थापना 1875 में किसने किया था, मोहम्मद सर सैयद अहमद खान ने किया था ना कि मोहम्मद अली, ठीक, सर सैयद अहमद खान ने खुद ही कहते मुस्लिम लीग ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उस समय था। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया, तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं चुने। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अब बाल गंगाधर तिलक को असंतोष का जनक किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोले ने 1893 में, 1800 कौन महोत्सव, गणेश उत्सव कहाँ, महाराष्ट्र में 1892 में कि 93 में, 93 में, शिवाजी महोत्सव 95 में, 1895 में बाबू हमार शिवाजी महोत्सव, 1893 में गणपति महोत्सव का शुरुआत किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कोई दिक्कत है। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट में से बता दिए कि बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने थे, लाला लाजपत राय भी कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए हैं। एनी बेसेंट को देखकर क्या ख्याल है, प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कब, 1920 के नग ना, 1925 में कौन थी, 1925 में सरोजिनी नायडू, 1917 के अधिवेशन का अध्यक्ष के लिए रहे एनी बेसेंट, कौन, एनी बेसेंट, खुद ही कहते। आइए, कॉमनवेल्थ पत्रिका किसका, एनी बेसेंट का। मोतीलाल नेहरू भारत में कब आई, 1893 में, 1893 में वाराणसी में। मैं हृदय से आप लोगों के साथ हूँ और आप ही के संस्कृति में से भी मैं भी हूँ। लाल बाल और पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ कौन थे, तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यानी लाल बाल पाल त्रिगुट थे। लाल बाल पाल कहने का मतलब लाला लाजपत राय, और बाल से बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, पालो जी वो समय कम ना रह जाए, ठीक है। तो इस सब में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया किसको, तो लाला लाजपत राय को। सुचेता कृपलानी, अरुणा असफली, एनी बेसेंट तथा विजया लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही एनी बेसेंट। कब, एनी बेसेंट। देखो यहाँ पर दे दिया, एनी बेसेंट भारत की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, कहा खुद ही कहते। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहे, ठीक है। अगर ये क्यूज आपको अच्छा लगे तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त। इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाइए, बिहार पुलिस में आग लगाइए, इतना ही करना चाहेंगे। बिहार पुलिस के पेपर में एकदम तहलका मचाइए। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरा वीडियो भी इस पर डालते रहते हैं, सभी वीडियो को आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करते रहे। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।